Hi, this is Shubham Pandey and I hope all you are doing well. Welcome to my new video. In this video, we're going to be talking about the Prime Minister of India. What are the role and the function of a Prime Minister and how the Prime Minister of India is appointed. So my name is Shubham Pandey. Welcome to my website also. So Prime Minister के बारे में हम पढ़ेंगे. Article 75 Indian Constitution mention that a Prime Minister is the one who is appointed by the President. There is a no specific procedure for his election or appointment. तो आर्टिकल 75 ये बताता है कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो किसी को भी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट सिर्फ उसी को कर सकता है जिसकी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी में है. अब चीज़ों को समझो. 2014 और 2019 के इलेक्शन में हमारी बीजेपी पार्टी मेजोरिटी में आई थी लोकसभा में, ठीक है. 50% से ज़्यादा वोट, 50% से ज़्यादा सीट लोकसभा की उन्होंने जीती थी. उन्होंने आगे एक पर्सन को किया, मतलब एक पर्सन को नॉमिनेट किया फॉर प्राइम मिनिस्टर. किसको? नरेंद्र मोदी को. और प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम में, ख्याल से प्रणब मुखर्जी 2014 में थे, 2019 में रामनाथ कोविंद थे. उन्होंने उनको शपथ दिलाई, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया. तुम्हें क्या आप समझ गए होंगे. देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर हिज इलेक्शन और अपॉइंटमेंट. तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया. आर्टिकल 74 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद अ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. अब आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, उसका जो हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है. और प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होते हुए क्या करेगा? वो एड करेगा. एड मतलब हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा, राय देगा. किसको? हमारे प्रेसिडेंट को, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है हमारे देश की, कि भाई ऐसे गवर्नमेंट को आप चला सकते हो, ऐसे नीतियों पे आप फैसले ले सकते हो, ऐसे हमारे देश को चला सकते हो. अब आप यहाँ पे पूछेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो याद रखनी है आपको यहाँ पे चीज़. दो चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. तो कैबिनेट मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है. ये चीज़ याद रखनी है. कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है पहले ये समझो. कैबिनेट मिनिस्टर्स में हमारे, आपको पता है, हमारे देश में चलाने के लिए बहुत, मतलब हमारे देश को चलाने के लिए अच्छे से अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया और अलग अलग डिपार्टमेंट में एक अलग अलग मिनिस्टर को, तगड़े मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया जो अपने डिपार्टमेंट को ढंग से देखेगा. जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के हमारी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रेलवे का हमारे पीयूष गोयल मिनिस्टर है. होम अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है, उसके अमित शाह है. डिफेंस का डिपार्टमेंट है, राजनाथ सिंह है. हमारे जो रोड का एक डिपार्टमेंट है, नितिन गडकरी है. तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के बहुत सारे बने हुए हैं, हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट बने हुए हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है. इनके जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है. तो ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये मिलके क्या बनाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर. जो डायरेक्ट लिंक होते हैं किसके साथ? डायरेक्ट उनको हेड कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है. आपने देखा होगा ना कैबिनेट मिनिस्टर्स. अब कैबिनेट मिनिस्टर तो ये हो गए, प्लस और कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? तो और आते हैं हमारे स्टेट के अलग अलग मिनिस्टर, स्टेट के अलग अलग जो इंडिपेंडेंट, जो बड़े बड़े चार्ज मिले वो वाले मिनिस्टर. तो ये सारे मिनिस्टर मिलके क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, जो अलग अलग महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है. राजनाथ सिंह, अपने या अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, आपके ये रविशंकर प्रसाद, ये सारे कुछ ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आ गए. प्लस उसके अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो मिनिस्टर्स आ गए वो आ गए, प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड मिले हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट में वो आ गए. तो ये सारे मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है. और इसको हेड कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर. और वो अलग अलग नीतियों पे फैसले, उनको जो अलग अलग हेल्प होती है, एडवाइस किसको देगा? अपने प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को. तो हमारे देश को चलाएंगे. तो ये ऐसे करके हमारी पूरी सरकार चलती है, ठीक है. तो आगे चलते हैं. अब आते हैं बहुत बड़े मुद्दे की बात पे. इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड अपॉइंट. तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है कि अपॉइंट होता है? तो इसके बारे में बात करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द पर्सन एज ए प्राइम मिनिस्टर. जैसे कि हमको पता ही है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. और किसको अपॉइंट करता है? मैंने को बताया कि वो एक लीडर को अपॉइंट करेगा जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है. तो इसमें क्या लिखा? हु इज द लीडर ऑफ अ पार्टी विच होल्ड्स अ मेजोरिटी ऑफ सीट इन लोकसभा और in a person who's able to win the confidence of Lok Sabha by gaining the support of all other political party. दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है. चीज़ें देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में, ठीक है, अलग अलग जगहों से खड़े होते हैं, जीत के आते हैं लोकसभा में, ये अपनी सीट ग्रहण करते हैं, सीट बनाते हैं, ठीक है. तो आपको चीज़ समझनी है, लोकसभा में आपको पता होगा कि 545 मेंबर हैं. अगर आप उसमें से दो नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियंस को करता है उसको निकाल दे, तो आपका जो क्लियरली बचता है 543 मेंबर बचते हैं. 543 को आप आधा करिए, यानी 50% करिए. तो 50% करते हैं तो 271.5 एग्जैक्ट बनता है, यानी 272 आप मान के चलिए. तो 272 से ज़्यादा सीटें अगर कोई भी एक पार्टी ले लेती है तो वो उस
लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी होती है। और मेजोरिटी पार्टी के पास क्या ऑप्शन होता है कि उसके पास क्या मतलब एक तरह से पावर होती है, अपना कोई भी एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी और उसी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जैसे कि 2014 में बीजेपी जीती है, 2019 में बीजेपी जीते, तो उसी का ही आप आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे काफ़ी उनसे, मेरे ख्याल से आज उनका बर्थडे भी है, काफ़ी उनसे नाराज भी हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट डे की तरह मना रहे हैं। तो हम बात करते हैं उसके बारे में बाद में, पहले इसके बारे में जल्द से समझ लें। तो आपको पहली चीज़ ये समझनी है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसी को अपॉइंट करेगा जो कि क्लियरली मेजोरिटी से जीत रही है, यानी 543 सीट में 50% से ज़्यादा उनके पास मिली है, मतलब 272 या 273 सीटें वो से ज़्यादा वो लेके आ रहा है और आराम से मेजोरिटी बना रहा है भाई, आराम से जीत रहा है। जैसे बीजेपी आज के टाइम में 2019 में भी जीती, 2014 में जीत रही है। प्लस यहाँ पे आपको और के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने को मिल रही होगी, और is the person who is able to win the confidence of a लोक सभा by gaining the support of all other political party। मैं ये बार बार इस बात पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जैसे पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, फलाना ढमकाना, बहुत सारी पार्टियाँ। अब कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वो लेके नहीं आ पाती, मेजोरिटी लेके नहीं आ। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि भाई आपकी टोटल सीटें जो 543 सीटें जो एग्जैक्ट बचती है दो नॉमिनेटेड मेंबर को निकालने के बाद, उसमें से जो 50% की सीटें हैं, 272 कह लो या 273 कह लो, उतनी सीटें या उससे ज़्यादा सीटें नहीं लेके आ पा रही कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि आज के टाइम बीजेपी तो लेके आ पा रही है, पर लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेके आ पा रही है, तो वो उसके पास क्या करेगी? तो उसके बाद वो क्या करेगी? गठबंधन, कोalition करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो एक तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। मान के चले यहाँ पे 3 पार्टी मैं लेता हूँ, बीजेपी आपको दिख रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन पार्टी। अब मान के चलो कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 150 सीटें आई हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास 140 सीटें आई हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 130 सीटें आई हैं। तो भाई यहाँ पे तो कोई भी 50% से ज़्यादा लेके नहीं आ पा रहा। तो भाई यहाँ पे तो अब उस प्रेसिडेंट कहेगा मैं किसको, भाई कोई तो मेजॉरिटी बना नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो ये करेगा, वो कहेगा कि भाई तुम में से कोई भी बंदा ना आपस में गठबंधन कर लो, आपस में मर्ज हो जाओ, यानी आपस में प्लस कर लो, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिल जाओ और 270 जो 50% कोटा है हमारे पूरे लोकसभा का, उससे ज़्यादा सीटें ग्रहण कर लो, मतलब उससे ज़्यादा सीटें बन जाएगी। जैसे कि मैंने वो क्या कहा, बीजेपी की 140 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 150 है और बहुजन पार्टी की 130 है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 150 है, वो कहता है कि भाई मैं बहुजन पार्टी बीजेपी बीएसपी के पास साथ मिला लेता हूँ अपने आप को, तो 150 उसके खुद के वोट, 150 उसकी खुद की सीटें और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की 130 सीटें, टोटल जो वो मिला लेगा 280 सीटें बन जाएगी। तो उसने ये कोटा को पूरा कर दिया, 2270 वाला कोटा को 272 सीटों का। तो यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी बन गई, पर यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, इसी को क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। जो अपने गठबंधन की सरकार होगी, पहले गठबंधन की सरकार ही चलती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती थी, वो दूसरों के साथ पार्टियों के साथ मिल के सरकार बना लेती थी और मतलब एक मेजोरिटी बना लेती थी हमारे लोकसभा में। उसके बाद मेजोरिटी अपने एक लीडर को खड़ा कर देती तो वो जीत जाता था। ठीक है, जैसे मनमोहन सिंह जीते थे जैसे, तो यही हुआ था। पर आज के टाइम में बीजेपी तो डायरेक्ट ही अपने, बीजेपी के पास वोट इतने आते हैं, इतनी सीटें आती है तो उनके डायरेक्ट एक हो जाता है। ठीक है, तो वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई एक पार्टी क्लियरली मेजोरिटी ले लेती है, यानी 272 या 273 सीटों से ज़्यादा सीटें ले लेती है, तो क्लियरली उनका पर्सन नॉमिनेट होकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसे आज के टाइम में हमारा बीजेपी बना हुआ है। ठीक है, पर लेकिन कभी कभी कोई एक पार्टी क्लियरली मेजोरिटी नहीं ले पाती तो दूसरी पार्टी के साथ वो ऐड कर लेते, दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर लेते, कोalition कर लेती है। ठीक है, गठबंधन कर लेती है हिंदी में कहूँ तो उसके बाद फिर वो पार्टी 270 के ऊपर पहुंच जाती है उनकी सीटें, तो उनका कोई भी एक, उनको आपस में सलाह कर लेते हैं कि भाई किसको नॉमिनेट करना, तो नॉमिनेट करके जो भी मेरे ख्याल से मोस्टली जिनके पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है वही जल्दी वो उनके ही नॉमिनेट माना जाता है। जैसे यहाँ पे 150 मैंने मान के चला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 150 थी, तो उन्होंने अपना राहुल गांधी को नॉमिनेट किया था, तो उसी को प्राइम मिनिस्टर बना देगा हमारा प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें चलती है। ठीक है, आगे देख लें, ऑल अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो बाद में होते हैं, मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, उनको ओथ दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल भी रखा हुआ, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, उन्होंने एक बार क्या हुआ था, उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई क्योंकि उन्होंने 82 सीटें जीत ली थी 543 सीटों में, और उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी को पीएम की तरफ घोषित किया था, वो पीएम बन गए थे।
ठीक है। अब उसके बाद अब क्या यहाँ पे एक और आपको चीज़ समझनी है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज ओन डायरेक्शन बट ओनली व्हेन द नो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ रही थी, ठीक है, तो उसने एक किसी भी पार्टी के मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 आपको ऑप्शन बताए थे कि बीजेपी के पास 140 वोट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 150 वोट है और बीएसपी यानी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के पास 130 वोट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट, वैसे तो किसी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है ये, पर सबसे ज़्यादा वोट किसके पास आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होएगा वो कहेगा कि भाई मैं तेरे को, तेरी पार्टी के सबसे बड़े जो भी तुमने नॉमिनेट किया, नहीं राहुल गांधी को उन्होंने नॉमिनेट किया होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि तेरे को मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बना देता हूँ, पर लेकिन तू 1 महीने के अंदर अंदर किसी और के साथ मर्ज हो जाए, गठबंधन की सरकार बना ले, तो ताकि तेरे को लोकसभा में मेजॉरिटी बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बारे में और क्लियरली मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा नहीं पता लगा होगा, और क्लियरली में एक और वीडियो बना दूँ जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी आपको बता दूंगा। उसके बारे में बात करते हैं आगे, पावर एंड द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स द कंट्री बाय फॉलोइंग वेरियस फंक्शन। तो अलग अलग फंक्शन के बारे में क्या होता है, सबसे पहले द लीडर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, मतलब ये माना जाता है हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का हेड है। पर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट का, मतलब हमारे सरकार का हेड माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे सरकार का हेड हो गया और हमारे कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन हो गया, हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आगे देखिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन, प्राइम मिनिस्टर हैव द अथॉरिटी टू असाइन द पोर्टफोलियो मिनिस्टर। अब पोर्टफोलियो का मतलब कुछ नहीं होता, पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बंदों को देने की, जैसे कि डिफेंस का डिपार्टमेंट उन्होंने राजनाथ सिंह को दे दिया, होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट आपके अमित शाह को दे दिया, आपके ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट निर्मला सीतारमण को दे दिया। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है, किसी भी पर्सन, किसी मिनिस्टर को कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ही कैन ऑल्सो इम्पोज ए डिसीजन इफ देयर इज अ क्रूशियल ओपिनियन डिफरेंस अमंग द मेंबर। तो आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी ओपिनियन होता है, वो सारा कुछ वो इम्पोज कर सकता है, मतलब अपना जो भी डिसीजन है वो सबसे ऊपर रख सकता है प्राइम मिनिस्टर, और वही एडवाइस किसको कर सकता है, प्रेसिडेंट को, कि ये काम आप कर सकते हैं। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कंट्री एट हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग। ये आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये माना जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक ना ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीटिंग में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, अलग अलग देश में जाके हमारे देश को कोई रिप्रेजेंट करता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर द एक्ट द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। ही कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट विद रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल लेजिस्लेशन। कुछ भी नहीं है इसमें, यह कहा गया कि जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने यहाँ पे देखा था कि भाई हमारे हेड कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और कैबिनेट मिनिस्टर के हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो एक तरह से लिंक, मतलब एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, गैप फिल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर गैप फिल करता है, हमारे जो भी काउंसिल मिनिस्टर जो डिसीजन होते हैं वो सारा कुछ किसके पास पहुंचाता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुंचाता है, हमारे राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है, कि आप उनको राय देता है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, देश को चलाने के लिए ये नीतियों को फॉलो कर सकते हैं। तो बस आपको यही लगना है कि वो लिंक है वो किसके बीच में, हमारे कैबिनेट के बीच में, मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट के बीच में। कौन, हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसले लिए जाते हैं कैबिनेट में, जो भी काउंसिल मिनिस्टर में जो फैसले दिए जाते हैं, वो जाके प्रेसिडेंट को बताता है। हेड, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर डिपार्टमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग चीज़ों का हेड भी होता है। तो किस किस का हेड है, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हेड है, नीति आयोग का हेड है। वो नीति आयोग को पता है कि जो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन था, जो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, तो हमारे देश में जो 5 साल के लिए अलग अलग प्लान बनाता है, उसको हटा के जैसे ही 2014 में आता, 2015 से नीति आयोग स्टार्ट कर देते हैं हमारे ये जो नए हमारे जो प्रेसिडेंट आए थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नीति आयोग के भी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ के कैबिनेट के भी हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी हेड होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के भी होते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के भी हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपको याद रखना, ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे मतलब अथॉरिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट, इनके हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। चीफ एडवाइजर, ये हमारे चीफ एडवाइजर होते हैं, बहुत मुख्य एडवाइजर भी होते हैं, किसके, प्रेसिडेंट के। तो जो भी कैबिनेट मीटिंग्स में जो फैसले होते हैं, जो काउंसिल मीटिंग में फैसले होते हैं, वो एडवाइस या उनको जो एड कौन देता है, प्रेसिडेंट को कौन एड देता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर देता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो एड और एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर देता है, ठीक है।
उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम, अगले उसमें आ जाते हैं, हु इज एलिजिबल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो कौन बनता एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, हमारे देश का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा का। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा को अपर हाउस लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 25 साल की उम्र लोकसभा के लिए चाहिए होती है और 30 साल की उम्र राज्यसभा के लिए चाहिए होती है। इसको लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एक पर्सन, वो तब मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो सकता है, और उसको लोकसभा या राज्यसभा का वो मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी 30 साल या 25 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। या लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है या राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, वही आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट हो सकता है। आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो एक रिलेशनशिप क्या है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बारे में आपका आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 78 में बताया गया, ठीक है। तो 74 में ये बताया कि हाउ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कैन बोथ कंडक्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस एंड प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस इशू। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, उसके बाद वो दोनों मिल के क्या तो कहते हैं जो अलग अलग मुद्दों पे होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग इश्यूज पे बात कर सकते हैं, आपस में वो सलाह कर सकते हैं हमारे देश को चलाने के लिए। कौन? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मीटिंग के अलग अलग मुद्दों पे, इश्यूज पे। उसके बाद मेंशन 3 थिंग्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट पीएम एंड अदर मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एडवाइज। अब देखिए ये भी आपको पता ही होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद मतलब कि एक तरह से वो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफेंस के, होम के, अलग अलग आपको मैंने बताया, उसके मिनिस्ट्री में किसको अपॉइंट करना है वो एडवाइस कर देता है हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करता है। मिनिस्टर टोल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि आपके जो अलग अलग मिनिस्ट्री में जो अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहता है वो उस तक अपनी मिनिस्ट्री में बने रहते हैं। अगर चाहता है उसको हटाना है तो प्रेसिडेंट के पावर होते हैं उनको हटाने के, और ये किसकी एडवाइस पे हटा सकता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हटा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए कलेक्टिव, क्योंकि उसमें सारे मिनिस्टर वही होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसको हेड करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलग अलग जो मेंबर होते हैं वो सारे लोकसभा की जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी उनको चलाने का जिम्मेवारी होती है, सारे की जिम्मेवारी हमारे मिनिस्टर्स की होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी इसको देखते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद लास्ट 78 में क्या है कि पीएम कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल मेंबर टू द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर द इशू एंड कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल मेंबर। तो इसमें यह कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर द्वारा, वो सारा कुछ किसको ट्रांसफर करता है, किसको कम्युनिकेट करेगा? हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को किसी भी चीज़ में अगर सलाह लेनी होती है या उनको इशू लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ उन्होंने ढंग से नहीं ली, या किसी भी चीज़ पर उन्हें दोबारा रिकन्सिडरेशन करना होता है, तो दोबारा वो मीटिंग को काउंसिल ऑफ मेंबर की मीटिंग को दोबारा बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। तो अल्टीमेटली अब यही जानने को मिला होगा कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस बार बार हर मुद्दों पे प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, और अगर कोई भी उनको जरूरत होती है तो कभी भी वो मीटिंग को बुला दिया जाता है, ठीक है। तो यही सारा कुछ था हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हमारे ड्यूरिंग के टाइम में है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद इनकी डेथ के बाद गुलजारलाल नंदा थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। उसके लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, फिर ये इनकी भी ताशकंद में मृत्यु होती है। फिर उसके बाद गुलजारलाल नंदा आते हैं, फिर इंदिरा गांधी आते हैं। इंदिरा गांधी 2 बार बनी थी, पहले इंदिरा गांधी बनती है, उसके बाद भी इनको हटाने के बाद जब इमरजेंसी के बाद इनके बहुत इनकी रेपुटेशन खराब होती है, हट जाते हैं। उसके मोरारजी जैसे पहले नॉन कांग्रेसी जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। पहले तीनों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तीनों कांग्रेस के होते हैं, मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उसके बाद पहले नॉन कांग्रेसी कौन आते हैं? मोरारजी देसाई। तो आपको याद रखना। उसका चरण सिंह आते हैं, राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी भी कांग्रेस के ही होते हैं, ठीक है। इनकी भी फिर मतलब हटने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, मतलब इसको लिट्टे के जो होते हैं वो मार देते हैं। उसका वीपी सिंह आते हैं, उसका नरेंद्र, उसके बाद आपके जो चंद्रशेखर है वो आते हैं, फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव साउथ के होते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार आते हैं, क्योंकि एक बार इनकी मेजोरिटी इतनी ढंग से नहीं होती तो इनको हटा दिया जाता है। उसके बाद दोबारा ये चुन के आते हैं। फिर एच पी देवेगौड़ा आते हैं, फिर इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना। उसका नरेंद्र मोदी आते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके आज के टाइम में नरेंद्र मोदी आपको पता ही होगा 2014 से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन हो गया? हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नहीं, तो वैसे सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि मैं इसको चलो एडिट कर दूंगा। वैसे माना जाता है हमारे इंदिरा गांधी होते हैं, पर लेकिन बीच में वो उन्होंने थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा दिया था आपके इमरजेंसी करके, तो उसको काउंट इन्होंने जनरली नहीं किया होगा। तो हमारे थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे मनमोहन सिंह आते हैं। उसके बाद ये पीछे हमारे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार कौन रहे हैं? गुलजारलाल नंदा हुए हैं, क्योंकि जब पहले
अब के जो ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जवाहरलाल नेहरू, ये मरे तब गुलजार नंदा आए थे। उसके बाद जब एकदम से हमारे एक न्यूक्लियर डील के लिए जो हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री चाहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाए, तभी गुलजार नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद तो ये पूछा जाता है कि दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो गुलजार नंदा हो जाते हैं। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इंदिरा गांधी, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कौन हुए थे, तो मोरारजी देसाई थे। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसे कौन है जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, तो मोरारजी देसाई हैं। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम तक कौन रहे हैं, वो है राजीव गांधी रहते हुए, मैं कहते 44 की उम्र में बने थे। प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ के पहले कौन थे, तो ये नरसिम्हा राव थे। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर कौन थे, एच.वी. देवेगौड़ा। तो बस यही था, ये सारा कुछ इसके बारे में था। तो इसके बाद मैं काउंसिल मिनिस्टर ऑफ और कैबिनेट मिनिस्टर के बाद थोड़ा डिटेल में लेके आऊँगा, और कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।